नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम पढ़ेंगे 4.13 मिनिस्ट्री ऑफ गोपीनाथ बोरदोलोई। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। The election conducted after the World War II in 1946, the Indian National Congress emerged as the majority party by winning 58 seats out of 108 seats। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद 1946 में जब इलेक्शन कंडक्ट किया गया तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को मेजॉरिटी सीट्स मिला। 108 सीट्स में से 58 सीट्स कांग्रेस को मिली। Thus कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट विद गोपीनाथ बोरदोलोई एज द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। तो इसी के चलते क्या हुआ, गोपीनाथ बोरदोलोई जी को उस समय के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, जो अभी हम लोग आसाम में चीफ मिनिस्टर कहते हैं। तो उनके मंत्रिमंडल के मंत्री थे बसंत कुमार दास, विष्णुराम मेदी, जे निकोल्स रॉय, रामनाथ दास, वैद्यनाथ मुखर्जी एंड अब्दुल मतलब मजुमदार। टिल इंडिपेंडेंस आसाम हार्डली हैड एनी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिपेंडेंस मिलने तक आसाम में लगभग ना के बराबर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे उस समय। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैड टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ बॉर्डरलैंड। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो इतना डेवलप नहीं था, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं था आसाम में। और इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन को बॉर्डर इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ा, यानी कि अपने बॉर्डर विवाद को भी झेलना पड़ा था। In 1947, the partition of India disrupted the communication between the northeastern region and the rest of India। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तब इंटायर नॉर्थ ईस्ट को इंडिया के बाकी हिस्सों के साथ जुड़े रहने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। Only a narrow strip of land of 12 किलोमीटर joined नॉर्थ ईस्ट with the other parts of India। तब विभाजन के बाद नॉर्थ ईस्ट को भारत के अन्य राज्यों के साथ जुड़ने के लिए सिर्फ एक लंबा ज़मीन का टुकड़ा मिला था, जिसका चौड़ाई जो था सिर्फ 12 किलोमीटर ही था। आफ्टर द पार्टीशन रेलवे लाइंस एंड रिवर ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड आसाम रैन थ्रू ईस्ट पाकिस्तान। और विभाजन के बाद में, यानी कि पार्टीशन के बाद में, आसाम और वेस्ट बंगाल का जो रेलवे लाइंस था या फिर वाटरवेज था, रिवर ट्रांसपोर्टेशन था, वह ईस्ट पाकिस्तान से होके गुजरता था। द पार्टीशन ऑल्सो डिसरप्टेड द कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक टाइज दैट एग्जिस्टेड बिटवीन बंगाल, आसाम, अराकन रीजन। और विभाजन के चलते उस समय बंगाल, आसाम और अराकन के बीच में जो एक अच्छा बिजनेस रिलेशन था, उसमें बहुत असर देखने को मिला। बिफोर द पार्टीशन दिस रीजन Bengal, Assam, Arakan enjoyed a dynamic global economy through its agro industries producing tea, indigo, jute, silk and cotton textile। तो विभाजन से पहले बंगाल, आसाम और अराकन के बीच में एक इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस चल रहा था। थ्रू इट्स एग्रो इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट, यानी कि बंगाल, आसाम, अराकन में से बहुत सारे एग्रीकल्चर से उत्पादित करने वाले प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते थे, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई किए जाते थे। लेकिन विभाजन के चलते उस मार्केट में, उस इंटरनेशनल रिलेशन में भी गिरावट देखने को मिला। आफ्टर द पार्टीशन द न्यूली फॉर्म्ड स्टेट डिसेंटेंगल द ग्लोबल इकोनॉमी इन ऑर्डर टू बिल्ड अप देयर ओन रीजनल इकोनॉमी। लेकिन विभाजन के बाद में जितने भी स्टेट्स थे जो कि इंटरनेशनल मार्केट में एक अच्छा नाम कर चुके थे, उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट को इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि अपना ही रीजन, अपना ही देश आगे बढ़े। Besides economic disruption, the region had to deal with the problem of immigrants and geographical reconstruction problems। और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन तो देखने को मिला ही, इकोनॉमी में गिरावट देखने को तो मिला ही, साथ ही इंटायर नॉर्थ ईस्ट और आसाम को इमिग्रेंट्स का प्रॉब्लम भी फेस करने को मिला। उसके साथ साथ इसका जो जोग्राफिकल बाउंड्री था उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले, जैसे कि बॉर्डर इश्यूज वगैरह भी देखने को मिला। Thus the region turned into a geographical isolated area but at the same time strategically sensitive area। तो इसके चलते क्या हुआ, इसका जो सप्लाई वगैरह था एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट वगैरह इंटरनेशनल मार्केट में, उसका गिरावट देखने को मिला। और ये धीरे धीरे से आसाम जो था या फिर इंटायर नॉर्थ ईस्ट जो था वो आइसोलेट रह गया, मतलब एक अकेला बन के रह गया। और साथ ही बहुत सारे सेंसिटिव मैटर्स वगैरह भी उस समय देखने को मिला।
और 1962 में जब चीन ने आक्रमण कर दिया तो इंटायर नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा भी खतरे में पड़ी थी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जब नॉर्थ ईस्ट ने फेस किया तो क्या हुआ, ये जो इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन था वो बाकी स्टेट से थोड़ा अलग थलग पड़ गया और सुरक्षा के मामले में भी यह क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्र में तब्दील हो गया था। Under such circumstances, the region focused on building up its infrastructure along with overall socio-economic growth। और जिसके चलते कि पूर्वोत्तर रीजन अकेला पड़ गया तो पूर्वोत्तर के लोगों को समझ में आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, साथ ही ओवरऑल डेवलपमेंट में भी फोकस करना जरूरी था उस समय। अनदर इम्पोर्टेंट टास्क वॉज टू डेवलप इट्स ह्यूमन रिसोर्स एज वेल। और साथ ही यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना भी एक इम्पोर्टेंट कार्य बन गया था। Here we will briefly discuss a few post-independence developments of Assam along with the establishment of a few institutions under the leadership of Ministry of Gopinath Bordoloi। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद में गोपीनाथ बरदोलई जी और उनके टीम ने आसाम में क्या क्या डेवलपमेंटल काम किए और यहाँ क्या क्या इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट किए सिंपल लोगों को ह्यूमन रिसोर्स बनाने के लिए। तो यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपने इस छोटा सा वीडियो को अच्छे से समझा होगा। अगला वीडियो हम लेके आएंगे बहुत जल्द जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 4.13.1 आसाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तो देखते रहिए जीत की पाठशाला। थैंक यू वेरी मच।